रोजगार और युवा मुख्य मुद्दे रहे, तो मोदी सरकार ने इस पर खास ध्यान दिया है। हम बजट के हर पहलू का एक बड़े पैनल के साथ विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर सेक्टर के विशेषज्ञ, लेकिन पहले आपको बताते हैं इस बजट की कुछ बड़ी बातें। सबसे पहले बात मिडिल क्लास और इनकम टैक्स देने वाले नौकरी पेशा लोगों की। इनकम टैक्स की न्यू रेजिम में बड़ी राहत का ऐलान किया गया है, जिसके तहत आय की नई दर आप देख सकते हैं 0 से 3 लाख में कोई टैक्स आपको नहीं देना है, 3 से 7 लाख में 5%, 7 से 10 लाख में 10%, 10 से 12 लाख में 15% और 12 से 15 लाख में 20% और 15 लाख प्लस 30% देना होगा। इस कड़ी में आपको एक बात और जोड़ दें, बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसके अलावा बजट में जिस बात पर सबकी नज़र रहती है कि क्या सस्ता होगा और क्या महंगा, तो वो भी देख लीजिए। क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा? मोबाइल फ़ोन और चार्जर, प्लास्टिक का सामान, कैंसर की दवाएं, एक्सरे मशीन, हवाई सफ़र, सोना चांदी, सिगरेट, ये सब महंगा हो जाएगा। प्लेटिनम, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, जूते चप्पल और कॉपर, लोहे का स्क्रैप, ये सस्ता होगा। और टैक्स बेनिफिट और सस्ता महंगा के बाद आपको बताते हैं युवाओं और रोजगार के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। युवा और रोजगार हायर एजुकेशन के लिए युवाओं को 10 लाख तक का लोन मिलेगा। पहली नौकरी वालों के लिए ईपीएफओ के जरिए मदद मिलेगी। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को मिलेगी 15,000 रुपए की मदद। देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए एजुकेशन लोन भी मिलेगा। एजुकेशन लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को हर साल इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए योजना शुरू होगी। 500 टॉप कंपनीज में 5 साल में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा किया गया है। टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए हो गई है। अब आप ये भी देख लीजिए कि किन राज्यों पर बजट में खास फोकस किया गया है। सबसे पहले चलते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश की तरफ, जहां कहा जा रहा था कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन यहां के लिए स्पेशल स्कीम्स आई हैं। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्कीम्स की योजना में 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिहार को स्पेशल स्कीम योजना में 41,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेशल स्कीम के तहत पैसे दिए गए हैं। इसके अलावा बजट में महिलाओं, किसानों और एमएसएमई सेक्टर का खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, उन्होंने ऐसा कहा, महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कई फसलों पर एमएसपी जरूरी करने का प्रावधान भी किया गया है। बजट में सबके लिए कुछ न कुछ खास है। युवाओं के लिए हायर एजुकेशन पर 10 लाख तक का लोन और 1 करोड़ इंटर्नशिप को गेम चेंजर कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में ये बड़े मुद्दे थे। बजट में किस सेक्टर को क्या मिला, आइए समझते हैं विशेषज्ञों से। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं संपत तोष्णीवाल, जो दिल्ली प्रोडक्टिविटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर जेपी डबास, कृषि विशेषज्ञ जो पूर्व प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं पूसा के, नई दिल्ली के मुकेश मोहन गुप्ता जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन एमएसएमई एंटरप्रेन्योर, अजय शंकर पूर्व सचिव ऊर्जा मंत्रालय, और हमारे साथ सुधीर कृष्ण जी भी जुड़ रहे हैं जो पूर्व सचिव शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी नहीं मौजूद है हमारे साथ एसपी शर्मा, चीफ इकोनॉमिस्ट, पीएचडी हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से भी, वो भी जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, आप तीनों से एक ही सवाल है, आपका पहला रिएक्शन कैसा है आज का बजट? देखिए, मैं तो एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं तो इस बजट को देखकर यही कह सकता हूँ कि ये बजट तो मुझे लगता है कि एमएसएमई का बजट है और संभावनाओं का बजट है। यहाँ पर जो खास तौर से जो देश को अभी चाहिए, जो बेरोजगारी की अगर कुछ समस्याएं की बात करते हैं तो रोजगार के यहाँ पर भरपूर उसका प्रोविजन किया गया है ताकि रोजगार बढ़े। और क्योंकि रोजगार को बढ़ाने में जो एमएसएमई सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए एमएसएमई सेक्टर का खास तौर से बहुत सारी स्कीम जो है वो एमएसएमई सेक्टर के लिए अनाउंस की गई हैं। एमएसएमई को कैसे टाइमली एंड एडुकेट फाइनेंस मिले, कम रेट पर ब्याज मिले, अगर कोई अकाउंट अगर खराब हो गया, थोड़ा डिले हो गया, डिफॉल्ट हो गया, स्पेशल मेंशन अकाउंट में चला गया, तो उसको भी फंडिंग मिले। सरकार ने 100 करोड़ रुपए गारंटी फंड के द्वारा पैसा देने की योजना बनाई है। इसके अलावा बैंक्स को कहा है कि भैया आप कैश फ्लो बेस्ड फंडिंग पर, यानी जो असेसमेंट का तरीका है,
अभी तक जो बैंक करते थे बैलेंस शीट के बेस पर, जो अधिकतर एमएसएमईज की जो बैलेंस शीट है वो बैंकेबल नहीं होती थी, अब उनको कह दिया गया है कि आप नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजी की तरह अब आप अपना ये असेसमेंट करिए, और पुराना तक जो तरीका है कि भैया इसकी रेटिंग एजेंसी से रेटिंग कराओ, बाहर से रेटिंग कराओ, वो सब कुछ अब नहीं माना जाएगा। आप अपना इंटरनल रेटिंग कर लीजिएगा जो भी आपको एमएसएमई के लिए करनी है। इसके बारे में खास तौर से 12 जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए जो सरकार ने अनाउंस किया है, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल पार्क के साथ-साथ उन्होंने कहा कि भई जहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, क्योंकि एक बड़ी समस्या है जब भी एक एमएसएमई अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसको सबसे पहले एक जगह चाहिए होती है। तो वहाँ जगह के लिए जो लैंड की कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो अपना इंडस्ट्री शुरू करने से पहले ही उसका विचार मैं समझता हूँ कि छोड़ देता है कि भैया कोई मेरे बस की नहीं है, लैंड मैं परचेज़ नहीं कर सकता। तो अब सरकार ने कहा कि भई हम प्लग एंड प्ले वाली जो स्थिति है उस तरह से इंडस्ट्रियल पार्क बनाएँगे। आपके जो कारीगर हैं, तो अगर एक समस्या है कि भई जहाँ हम बनाएँगे वहाँ आपके कारीगर कैसे आएँगे? तो उन्होंने कहा कि हम पास में ही उनके बिल्कुल नियर बाय एरिया में रेंटल अकोमोडेशन दे देंगे आपके कारीगर्स का। मैं समझता हूँ कि ये जो सारी जो एमएसएमई के लिए जितने अनाउंसमेंट हुए हैं, एक और एमएसएमई की समस्या होती है कि भई जब हम अपना बिल रेज़ कर देते हैं, सामान सप्लाई कर देते हैं, तो हमें समय से पेमेंट नहीं मिलता। ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म जो है वहाँ पर 500 करोड़ से ऊपर की जो सीपीएससीज़ हैं या जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनको ये बिल डिस्काउंट करने होते थे, बैंकों के द्वारा कराने होते थे। वो अब लिमिट घटाकर 250 करोड़ कर दी गई है। मीडियम एंटरप्राइजेज़ की कंप्लेंट थी कि साहब सब कुछ दे रखा है आपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ को, तो सरकार ने कहा कि भाई चलिए ये ट्रेड्स पर जो बिल डिस्काउंट होंगे, वो जो मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनके लिए भी बिल डिस्काउंट हम कर देंगे। सिडबी जो सर सबसे एक बड़ा छोटा सा हमारा सवाल है इसमें एमएसएमई सेक्टर को लेकर के। 2020 में जब कोरोना काल शुरू हुआ तो बहुत सारी ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज थी जो बर्बाद हो गई, दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए, और उनको इनकरेज करने के लिए ही सरकार ने शायद इस बजट का प्रावधान किया है। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं दिखता कि वो दोबारा हिम्मत कर पाएँ कि बड़ा लोन लेकर के या अपनी जो क्षमता है उसके बराबर लोन लेकर के वो फिर से एक रिस्क ले सकें, क्योंकि जब तक उस तरह से इनकरेज नहीं होंगे एमएसएमई का पैसा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ कि जहाँ तक आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में भी जो सरकार है उसने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, आपको याद होगा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी थी, 20-30% तक इन लोगों को छूट दिया था, मोरेटोरियम पीरियड दिया था एमएसएमईज़ को कि भई आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ। और तभी आपने देखा कि इतना बड़ा जो आपदा आई थी हमारे ऊपर, इंडस्ट्री के लोग कह रहे थे कि अब इंडस्ट्री हम कैसे चला पाएँगे, वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए। और इनकी क्षमताओं पर ना, जो एमएसएमईज़ हैं, क्षमताओं पर मुझे कोई शक नहीं है कि ये कितनी बार गिरते हैं, फिर उठकर तैयार हो जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये केवल थोड़ी समस्या ज़रूर थी कि वहाँ से अधिकतर एमएसएमई मैं समझता हूँ कि वापस अपने पुराने डर्रे पर, पुरानी जो उनकी ग्रोथ स्टोरी है उस पर आ चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं-कहीं कुछ-कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर अभी भी कुछ न कुछ स्ट्रेस रहता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पेमेंट समय से नहीं हो पाता, लोन समय से नहीं मिल पाता, या कोई और एक्सटर्नल रीज़न भी हो सकता है जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये जो समस्याएँ रहीं थोड़ी बहुत, उसको हम स्पेशल मेंशन अकाउंट रिज़र्व बैंक ने एक डिक्लेयर किया था। वैसे तो स्पेशल जब आदमी के साथ लगता है तो वो समझता है कि मैं तो बहुत महान हो गया, मैं तो बहुत बढ़िया हो गया, स्पेशल हो गया। लेकिन ये जो स्पेशल मेंशन अकाउंट है भैया, ये एमएसएमई के लिए थोड़ा उल्टा है। अगर किसी को स्पेशल मेंशन अकाउंट कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि भई आपके पास हम पूरी तरह से दूसरी तरह से नज़र आपको रखेंगे, और आपको एक तरह से समझिए बैंक समझता था कि भैया ये तो छुआ-छूत की बीमारी हो गई इसको तो किसी को अब फंडिंग करनी नहीं। अब सरकार कह रही है कि कोई बात नहीं, और ये स्पेशल मेंशन अकाउंट है क्या? जिनका 0 दिन से लेके 89 डेज़ तक का डिफ़ॉल्ट अगर कोई है, डिले है, तो वो स्पेशल मेंशन अकाउंट में है, अलग-अलग कैटेगरी है उनकी। तो अब सरकार ने कहा कि हम गारंटी देंगे यार आप लोगों की, अगर आपको थोड़ा बहुत डिफ़ॉल्ट हो भी गया, अभी तक आप एनपी नहीं हुए हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे और आपको लोन देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा, एक सराहनीय कदम है सरकार का कि अब बैंकों के द्वारा इन एसएमए जो अकाउंट है उनको भी अगर लोन की मदद मिलेगी, तो ये दोबारा से, मुझे कोई शक नहीं है कि दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होंगे। और आप देखना कि इन्हीं में से कोई एमएसएमई ऐसा होगा जो कल आने वाले समय में हमारी एक मल्टीनेशनल कंपनी बनकर दिखाएगी। आप देखिए, मोदी जी ने पहले भी कहा था कि हमारी जो सरकार है वो नई स्केल देगी एजुकेशन और स्किल को, और एमएसएमईज़ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और स्किल और एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाती है, और ये दिख रहा है साफ इस बजट में। आप जेपी डभाल सर के पास चलते हैं। सर, कृषि के लिए, कृषि क्षेत्र में आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि उनके लिए ये बजट अनुकूल है, क्योंकि उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उसकी अनुकूलता को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ किया गया, लेकिन आपको लग रहा है कि ये उनके लिए अनुकूल है?
शायद उनसे हमारा भी संपर्क टूट गया, नेटवर्क का कुछ इशू है। हम संपत सर के पास चलते हैं जो दिल्ली प्रोडक्टिविटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, हम उनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपके हिसाब से ये बजट कैसा है? देखिए, आपने ये पूछा है कि बजट पर पहला रिएक्शन क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि वित्त मंत्री जी ने एक लोक लुभावन बजट या एक पॉपुलिस्ट बजट बनाने की बजाय पूरी तरह से एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त प्रोविजन किए गए हैं। जीडीपी का 3.4% उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, एक बड़ी बात है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की घोषणा होगी। अर्बन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की एक नई घोषणा होगी। एनर्जी ट्रांसमिशन की नई पॉलिसी बनेगी। अर्बन हाउसिंग प्लान नया घोषित होगा। और बड़ी बात यह, रिसर्च एंड इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निवेश लाने के लिए एफडीआई के नियमों को आसान बनाया जाएगा। 1 करोड़ घरों को प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा और 800 मेगावाट क्षमता के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स एनटीपीसी और भेल बनाएगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे उपायों की बजट में घोषणा की गई है। तो मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं एज माय फर्स्ट रिएक्शन कि बजट में पूरी तरह से ग्रोथ ओरिएंटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित बजट है। तो ये देश के भावी विकास के लिए जो सरकार का एक मकसद है 2047 तक विकसित भारत बनाना, उसके लिए ये बजट उसी दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बाकी एमएसएमई के लिए ये बजट बहुत सारी सौगातें लेकर आया है। जब आप एमएसएमई की बात फिर से करेंगे तो मैं उनके बारे में भी बात करना चाहूंगा। इसके पहले कि शिवेंद्र हम लोग किसी और चीज़ पे बढ़ें, क्योंकि मिडिल क्लास एक बड़ा तबका है जिसको बजट की बड़ी चिंता रहती है और उनके लिए बड़े लिमिटेड चीज़ें होती हैं कि भाई ये हमारे लिए है तो बढ़िया है। तो सर, अगर आप देखिए, ये सवाल मेरा आपसे ही है कि मोदी जी ने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार जो है सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एम्पावर करेगी और 25 करोड़ की जनता को हम गरीबी से बाहर निकाल ले आए और न्यू मिडिल क्लास को अब हम एम्पावर करेंगे। तब आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बजट, इस बजट में हमारे इस न्यू मिडिल क्लास के लिए क्या है, क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है। दूसरी बात कि डायरेक्ट टैक्सेस में क्या बदलाव हुए हैं। और अगर आप देखिए दूसरे देश में 7 से 12% जीएसटी और वैट से चलती है चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ वी हैव डे टू डे आइटम्स अट्रैक्टिंग 18 to 25%। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या है उसमें हमारे न्यू मिडिल क्लास के लिए? जी, मुझे बोलना है। देखिए, वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के आरंभ में ही एक बात कह दी थी कि एमएसएमई पर बहुत इसमें फोकस होगा। और क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो एमएसएमई की स्थिति है, जो उनका महत्व है, वो देश के टोटल विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एमएसएमई की बहुत सालों से डिमांड थी कि कैपिटल गारंटी स्कीम ऐसी लाई जाए जो जिसमें कोई खामी नहीं हो। इससे पहले जो एक सीजीटीएमएससी स्कीम थी उसमें बहुत सारी खामियां थी। अब एक नई स्कीम की गवर्नमेंट ने घोषणा की है जिसमें 100 करोड़ तक का लोन दिया जा सकेगा और उसमें बिना कोलेटरल के लोन मिलेगा एमएसएमई को। छोटे व्यवसायियों, हमारे यहाँ छोटे उद्यमी करोड़ों की संख्या में है, तो मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। ये बहुत उपयोगी कदम है। 100 शहरों में नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है और लेबर कंप्लायंस को सरल बनाया जाएगा। एमएसएमई की बहुत पुरानी डिमांड थी कि हमें लेबर संबंधी कंप्लायंस से जो है मुक्त किया जाए, तो उसको सरल बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छी घोषणा है। श्रम सुविधा समाधान का पोर्टल बनाने की वित्त मंत्री जी ने बात कही है और कई छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया है। जैसे टीडीएस जमा कराने में अक्सर छोटे उद्यमी भूल कर जाते, लेट पैसा जमा कराते, उसका ऑफेंस रिकॉर्ड हो जाता। वित्त मंत्री जी ने साफ कर दिया कि टीडीएस जमा में अगर देरी होगी तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एक चीज जानना चाहते हैं, जो एमएसएमई के लिए तमाम प्रोविजन है वो तो चलिए विकास के लिए ध्यान रखे जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी धुरी होता है वो मिडिल क्लास जो अपनी सारी रोजी रोटी चलाता है, नौकरी पेशा लोग ज्यादातर उसमें से।
तो नौकरी पेशा लोगों को किस तरह से इस बजट को देखना चाहिए? स्लैब के चेंजेस को देख करके उनको खुश होना चाहिए, या फिर जो छूट दी गई हैं वो उसको देख करके खुश होना चाहिए? क्योंकि नए टैक्स और पुराने टैक्स रिजीम से भी बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया था। एक सरल तरीके से क्या आप बताइएगा कि ये जो नया बजट अभी आया है वो किस तरह से जो मिडिल क्लास है उसको इनकरेज करता है? देखिए, मिडिल क्लास को सभी प्रकार से किसी एक ढंग से नहीं, सभी प्रकार से राहत मिलेगी। आपने स्वयं अभी बताया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी पर और पेंशन पे जो बढ़ाया गया है वो तो सीधी डायरेक्ट टैक्स में सीधी छूट है। उसके अलावा टैक्स रिजीम को भी सरल किया गया है, और इसके अलावा जो रोजगार बढ़ाने के साधन, स्वरोजगार बढ़ाने की मैं कहूँगा, उसके लिए जो नए उपायों की घोषणा की गई है, नई प्रोत्साहन स्कीमें लाई गई है, वो सीधे सीधे मिडिल क्लास को टच करती है। तो इससे मैं समझता हूं कि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फायदा इस बजट में होगा। जी हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा डॉक्टर जेपी डबास जी। सर ये बताइए कि तमाम बातें जो हो रही हैं मिडिल क्लास को लेकर के, एमएसएमई को लेकर के, लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो हर बार बहुत ज़रूरी रहता है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि कृषि प्रधान देश है भारत और कृषि को लेकर के सबकी नज़रें रहती हैं। इस बजट में कृषि के तौर पर आप क्या देखते हैं कि कृषि वाले से जुड़े लोगों को, उसके बिजनेस को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस पूरी इंडस्ट्री को क्या हासिल होने वाला है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो लगभग 50% लोगों को आज भी रोजगार दे रहा है, और हमारी रोजी रोटी चाहे सुबह गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो चाहे शाम का डिनर हो, वो उसके बगैर संभव नहीं है। और आपने देखा होगा कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र ने ही देश को बाहर निकाला था, और जो ग्रोथ रही थी वो कृषि क्षेत्र की परमानेंट रही थी। सरकार ने काफी कुछ कृषि क्षेत्र के लिए अच्छा किया है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाने की संभावनाएं हैं। अच्छा क्या किया है कि जो सरकार अभी किसानों को समर्थन मूल्य देती है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन समर्थन मूल्य के साथ साथ में जो इस बार जो बात हुई कि नई किस्मों की बात की गई है कि कई सारी नई किस्में आ रही हैं, और वो किस्में न केवल हमारा उत्पादन बढ़ाएंगी बल्कि वो ऐसी किस्में हैं जो कि उनकी जो पौष्टिकता है वो भी अधिक है, और साथ साथ में वो जो पर्यावरण से सहिष्णु है, यानी कि जो एग्रीकल्चर जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव कम से कम पड़ता है। तो ये काफी अच्छा। साथ साथ में जो पैसा बढ़ाया है, एक 1.52 लाख करोड़ का जो बजट रखा है, तो एक बहुत अच्छी है, लेकिन इससे और भी अधिक किए जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें फसल भी आती है, बागवानी भी आती है, सब्जियां भी आती है, साथ साथ में पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, और हमारे कृषि अलाइड जो सेक्टर हैं जैसे मधुमक्खी पालन है, आपका मशरूम उत्पादन है, दूसरी चीजें हैं, वो भी सभी आती हैं। तो सरकार को इसमें और भी अधिक किए जाने की संभावना है। अभी अक्सर हो सकता है अगले बजट में ध्यान दें, तो इस बजट में भी काफी कुछ किया गया है, लेकिन कृषि और तफसील से जानेंगे कि आखिरकार कृषि जब भारत की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है समझ लीजिए वो कृषि ही है, उसको और ज्यादा विस्तार देने के लिए क्या क्या और क्या सकता है। लेकिन एक बार कृष्ण मोहन जी से बात कर लेते हैं एमएसएमई को लेकर के। सर आप बता रहे थे एमएसएमई सेक्टर को बहुत कुछ दिया गया है और बहुत विकास की संभावनाएं हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं कि जो एमएसएमई को मिलेगा पैसा, उससे उन लोगों को बिजनेस करने का तो मौका मिलेगा, लेकिन जॉब क्रिएशन सबसे बड़ी समस्या जो आज की तारीख में देश के लिए है, बेरोजगारी की बात। और जॉब क्रिएशन अगर एमएसएमई के जरिए होता है तो शायद तस्वीर बदल जाएगी। आप किस तरीके से देखते हैं कि जॉब क्रिएशन जो होगा वो कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है और कितना फ़ायदा पहुँचाने वाला? जी मुकेश जी, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है उनके साथ, इस वक्त शायद अभी हमारे साथ नहीं है। मुकेश जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? शायद उनसे संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। हम चलते हैं एक बार फिर डब्बास जी के पास, और वो कृषि क्षेत्र के बारे में जो बताते हैं। सर आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, सरकार ने इससे पहले 10,000 एफपीओ बनाने की बात घोषणा की थी पिछले बजटों में। अब उन एफपीओ को सही रूप से चलाने के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए कि उनको हम एक ऐसी कार्य योजना लेके आए कि वो जो एफपीओ बन रहे हैं वो अच्छी तरह से किसानों की मदद कर सके, खासकर कृषि के बिक्री में। क्योंकि किसान उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन उत्पादन करने के बाद में उसके उत्पाद का जो सही मूल्य उसको नहीं मिल पाता है तो हताश हो जाता है। तो सरकार को उसके उत्पाद का सही मूल्य और किस तरह से मूल्य संवर्धन हो, वो मैं मान रहा हूँ कि एमएसएमई के माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं या ऐसी इंडस्ट्री है जो कृषि से संबंधित है, खासकर फूड प्रोसेसिंग की, उससे कृषि को भी लाभ मिलेगा। तो उसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारी मिट्टी का उपजाऊपन घटता जा रहा है, आपने देखा हमारी जो खेती है वो काफी केमिकल आधारित हो चुकी है, तो उसको भी ध्यान में देने की जरूरत है कि हम किस तरह से
अपने जो पुराने संसाधन का कैसे उपयोग करते हुए अपना उत्पादन भी बढ़ाएं, उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ाएं, और हमारी जो कृषि है वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात के उन्मुखी क्यों ना हो, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि चावल के क्षेत्र में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का आमदनी, 30,000 करोड़ डॉलर की आमदनी हमारे देश को केवल चावल के निर्यात से हो रही है। और कृषि में ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है और सरकार को इसकी और तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारा प्रोसेसिंग सेक्टर है खेती बाड़ी में, उसको भी ध्यान देना चाहिए। और अभी हमारे पास, क्योंकि हमारा देश की क्लाइमेट ऐसी है जो कृषि की बहुत ही अनुकूल है, हमारे देश में हर किस्म का मौसम है और हर किस्म की फसलें उगाई जा सकती हैं, और हमारी जब फसलें अच्छी होती हैं उसी समय विदेशों में हमारे उसकी डिमांड होती है सब्जियों की, फलों की, तो हम उसको निर्यात में और बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन उसके बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता जरूरी यह है कि नई किस्मों के साथ साथ उसके अनुकूल वातावरण कैसे बनाया जाए, किसानों को सशक्त कैसे किया जाए, क्योंकि किसान आज तकनीकी तौर पर उतने सशक्त नहीं है जितने होने चाहिए, और उनको सही समय पर सही चीज ना मिलने की वजह से भी काफी दिक्कत आती है। तो उसमें भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज भी जो बाजार में ऐसे बहुत सारे कृषि उत्पाद, जो कृषि से संबंधित जो इनपुट्स हैं, उनकी क्वालिटी सही नहीं होने की वजह से भी किसानों को सामना करना पड़ता है। तो सरकार, और क्योंकि किसी राज्यों का विषय है, इसमें राज्यों का भी विशेष योगदान रहता है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत ही सार्थक है। पर्टिकुलरली जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का है, इसके अलावा जो किसान निधि किसान को मिलती है, और उसके साथ साथ में हमारी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से कृषि को काफी लाभ मिल रहा है। तो वो सरकार की काफी एक पॉजिटिव है, और इसमें बजट में भी वो कंटिन्यू किया गया है, तो वो बहुत अच्छी बात है और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और मुझे उम्मीद है हमारी कृषि जो है दोबारा हमारी जो अर्थव्यवस्था का आधार बनेगी, और जो कृषि की जो ग्रोथ रेट जो 3.5 के आसपास चल रही है, ये और आगे बढ़ेगी और देश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। और बजट में इसमें काफी कुछ ध्यान दिया गया है और आगे और दिए जाने की आवश्यकता भी है। ये एक अच्छी बात है कि जैसा सर ने बताया कि अनुकूल बजट है। हालांकि जब बजट आता है तो उसको समझने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आप देखिए किसानों से जब बातचीत हुई तो उनका वो बहुत ज्यादा अभी इसको समझ नहीं पा रहे थे, तो बिल्कुल सरल भाषा में समझने की जरूरत होती है ताकि लोगों तक बात पहुंचे और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, शिवेंद्र सुधीर कृष्णा जी, जो पूर्व सचिव शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े हुए थे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वही सर, पहला रिएक्शन आपसे भी जानना चाहेंगे, कैसा है आपके हिसाब से ये बजट? जहाँ तक शहरों की बात है, बजट में साफ साफ कहा गया है कि सिटीज़ आर दी ग्रोथ हब्स। तो शहरों को एक वजूद दिया गया है, उनकी जो हम कहते आए हैं कि सिटीज़ आर इंजिन्स ऑफ ग्रोथ, उसको मान्यता दी गई है, ये अच्छी बात है। और साथ में कुछ विशेष योजनाएं भी लाई गई हैं, जैसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, यानी कि जहाँ पर कि मेजर ट्रांजिट कॉरिडोर्स हैं उसके पास अच्छी डेवलपमेंट मल्टी यूज़ अपार्टमेंट्स बन सकते हैं, जिसमें कि कम मिक्स लैंड यूज़ की और हायर FAR दिया जा सकता है। उससे क्या है कि शहरों का वर्टिकल एंड सिस्टमेटिक डेंसिफिकेशन हो सकता है। जो शहर फैलते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन की दिक्कत हो रही है, वाटर सप्लाई से सैनिटेशन की दिक्कत हो रही है, अगर सिस्टमेटिक वर्टिकल ग्रोथ होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने में आसानी होगी। तो इसको भी तवज्जो। सवाल ये उठता है कि जो शहरी विकास की बात करें या फिर 2047 तक पूरी तरह से विकसित देश बनाने की बात जो मोदी जी करते हैं, उसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत है, एक शहर से दूसरे शहर को लेकर के, दिल्ली से लेकर तमाम दूसरे शहरों को लेकर के। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं, क्या उस लिहाज से आप देखते हैं जो बजट में प्रावधान किया गया है, चाहे ग्रेजुअली ही बढ़ता रहे, वो बजट इस तरह से लोकेट किया गया है कि धीरे धीरे इस पूरी जर्नी में मदद करे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपने जो बात कही ठीक है, लेकिन एक विजन की ज़रूरत है, जो कि इस बजट में कहा नहीं गया अनफॉर्चुनेटली, कि विजन क्या है, उसकी वजह से दिक्कत है, मगर पैसे का प्राविधान है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो योजनाएं बनाने वाले हैं, वो जैसे अधिकारी वर्ग हैं, मंत्री हैं, राज्य सरकारें हैं, वो इस प्रोविज़न को, अब ये बहुत बड़ा प्रोविज़न है, इसमें 11 लाख करोड़ का प्रोविज़न है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत बड़ी राशि है। 3.4% ऑफ GDP इज़ ईयर मार्क्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये लमसम दिया गया है, उसका डिटेल नहीं पता है, लेकिन शहरों को जो आप बात कह रहे हैं कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना है थ्रू एक्सप्रेसवेज या थ्रू जो है ये हाई स्पीड मेट्रो रेल सिस्टम्स, ये सबसे करने का प्रोविज़न बना सकते हैं। बहुत राज्यों को भी 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देना।
तो ये भी बहुत बड़ी राशि है। अब ये है कि इस राशि को यूज़ करने के लिए योजनाएं बनाना, टीओडी के लिए अलग से उन्होंने बता रखा है, ये योजना बनाने की बात है। तो अगर और वाटर सप्लाई सैनिटेशन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वायबिलिटी गैप फंडिंग बहुत बड़ी बातें हैं। ये बजट में छोटी सी 4 लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी जो है संभावनाएं हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम जो है, जो कि काफ़ी समय से चल रही है, कई सालों से, उसकी खासियत ये है, ये अकेली एक स्कीम है अर्बन एरिया के लिए, रूरल के लिए MGNRGS है, जहाँ पर देयर इज़ नो बजटरी लिमिट, जो ज़रूरत है वो दिया जाएगा। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई हुआ, सैनिटेशन हुआ, या कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरह से बना के लिया गया, तो उसके लिए 20% भारत सरकार ने गारंटी कर रखा है देने के लिए। इन एडिशन टू दैट स्टेट गवर्नमेंट 20% कैपिटल सब्सिडी देगी। तो इमीडिएटली 40% कैपिटल सब्सिडी विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट, ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं। ये बहुत अच्छी योजना है। इसका हम जब लाभ उठाने वाले जो हैं, जो राज्य सरकारें हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जितना विजनरी ढंग से लाभ उठाएं तो शहरों का कायाकल्प हो सकता है। टीओडी पॉलिसी को सरकार ने साफ साफ मान लिया है कि आवश्यक है, और एक तरफ, और दूसरी तरफ पैसे का प्रोविज़न किया है। तो बची बात क्या है? बची बात है विजन की और इम्प्लीमेंटेशन की। इसके लिए राज्य सरकारों को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को आगे बढ़ना होगा, और भारत सरकार को गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी करने पड़ेंगे। पैसे का प्रोविज़न किया तो सही, बजट में 4 लाइन लिख दिया, लेकिन डिटेल गाइडलाइन जारी जरूर करेंगे वो इसके बाद ही कुछ दिन। संपत जी, एक आपसे सवाल जानना चाहते हैं, हालांकि थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन फिर भी आप उसके मायने बताइएगा। इस बजट में स्पेशल पैकेज का जो ऐलान किया गया है आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए, 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दे दिए गए, 41,000 करोड़ रुपए बिहार को दे दिए गए। हालांकि वो विशेष राज्य का दर्जा भी मांगते थे, लेकिन ये भी बहुत बड़ी राशि है जो अलग तमाम राज्यों से अलग इनको ये राशि दी गई है। ऐसे मामले में जबकि इस तरह से बजट का प्रावधान किया जाता है, तो क्या दूसरे लोगों का हक मारा जाता है, दूसरे राज्यों का, वहाँ के लोगों का, या फिर जो ये पैसा दिया जाता है इसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो कि उस राज्य को भी भला नहीं कर पाते और केंद्र को तो नहीं कर पाते? इसमें जो राजनीतिक व्यवस्था है, शासन की जो व्यवस्था है, उसको देखते हुए ये सवाल लोगों के मन में आ सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सरकार को अलग अलग राज्यों की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रख करके ही बजट के प्रावधान करने होते हैं। तो आज यदि बिहार और आंध्र प्रदेश या झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, इनके लिए यदि, और पूरे पूर्वोत्तर के लिए भी एक पूर्वोदय योजना लागू की गई है, घोषणा की गई है, इनके लिए यदि स्पेशल प्रावधान किया जाता है तो इसका ये कतई अर्थ नहीं है। ये उन राज्यों की स्पेसिफिक आवश्यकताएं हैं जिनको एड्रेस करने के लिए इस तरह के प्रावधानों की आवश्यकता होती है। ये पहले भी किए जाते रहे हैं और आगे भी ये होता रहेगा। राजनीतिक होते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो सारे राज्यों का विकास, चारों तरफ विकास एक तरीके का हो। इसका मतलब तो ये है कि जिस तरह से पैसा दिया गया है, कुल मिला के देखा जाए तो 58,000 करोड़ रुपए बिहार को मिल रहा है, 41 का जो स्पेशल पैकेज है उसके अलावा। तो ऐसे में दिखता तो ये है कि शायद सारी ज़रूरत बिहार को है या आंध्र प्रदेश को ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे में अगर दूसरे राज्य विरोध करते हैं या फिर वो और उम्मीद करते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि बजट का जो एलोकेशन किया गया है इसमें राजनीति से ज़्यादा प्रेरित है? क्योंकि पूरे देश का अगर विकास नहीं हो रहा है तो फिर जो सपना मोदी जी देख रहे हैं 2047 का, वो कैसे पूरा होगा? देखिए, हमें केवल वो स्पेसिफिक प्रोविजन देख करके अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। आप देखिए, कुल जीडीपी का 3.4% हिस्सा जो है प्रति वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च होगा। इसका लाभ क्या पूरे देश को नहीं मिलेगा? और जो घोषणाएं की गई है उन पर आप नजर डालिए, हर राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पूरा लाभ मिलेगा। आज रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण की शुरुआत की गई है, तो ये सभी राज्यों को इनका लाभ मिलता है। इसलिए ऐसा सोचना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। आज आप बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात बजट में जो की गई है, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो कार्यशील जनसंख्या है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारा देश युवा देश है। इसलिए हमारे यहाँ रोजगार का विषय बहुत बड़ा होता है, और हमारे यहाँ एक ये धारणा है कि रोजगार का मतलब अधिकांश युवा खाली सरकारी नौकरी को मानते हैं, जबकि इस बजट में रोजगार को बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। मुद्रा लोन
10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख किया गया है, और उसमें और भी आगे कई चरण है, उसमें शिशु, बाल, तरुण। इसके अतिरिक्त जो क्रेडिट गारंटी नई स्कीम लाई गई है 100 करोड़ तक की, इन सब का लाभ पूरे देश को, पूरे समाज को मिलेगा, तो रोजगार में व्यापक वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार का पूरा एक क्योंकि आपने संतुलित रोजगार की बात तरफ की ध्यान है, देता इसलिए है। ये सवाल बनता है, क्योंकि शिवेंद्र पिछले अभी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। सर, इको सर्वे कहता है वी नीड 80 लाख फ्रेश जॉब्स एवरी ईयर। अगर ये 10 सालों में नहीं हो पाया तो आपको लग रहा है कि इतना आसान होगा? देखिए, वही बात आती है, हमारे यहाँ रोजगार सृजन का मतलब सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी माना जाता है, जबकि ये ऐसा नहीं है। रोजगार का सबसे बड़ा अवसर होता है स्वरोजगार, और गवर्नमेंट का, सरकार का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने पर पूरा जोर है, क्योंकि यही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से युवा उद्यमी बनते हैं, छोटे उद्यम से शुरुआत होती है। आपको पता है कि हमारे देश में जो जितना एक छोटे उद्यमियों का नेटवर्क है, उतना दुनिया के किसी देश में नहीं है। एक धारणा है कि करीब 8 करोड़ एमएसएमई हमारे यहाँ है, जिनमें से अधिकांश गांव में है, और इनमें से 99% माइक्रो लेवल के हैं। तो स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए यही हमारे देश में रोजगार की समस्या को हल करने का बड़ा साधन है, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं, और बजट में पूरा फोकस उस पर रखा गया है। रोजगार उससे बढ़ेगा, तो युवाओं को उस ओर आकर्षित करना पड़ेगा। बिल्कुल। अजय शंकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, खास जो हमारा बजट को लेकर कार्यक्रम चल रहा है। अजय जी, आपसे जानना चाहते हैं सर कि सरकार घोषणा तो करती है और अलग अलग जगहों पर बजट का एलोकेशन करती है, और सबके मन में सवाल रहता है, क्योंकि जिस वक्त ये घोषणा होती है उस वक्त भले सरकार के पास पैसा उतना ना हो, लेकिन वो प्लान उनका फ्यूचरिस्टिक होता है, जिसमें वो उम्मीद करते हैं कि पैसा आएगा और इस तरह से हम पैसा खर्च करेंगे। जो कॉमन मैन है उसके दिमाग में बार बार सवाल आता है कि जो ये पैसे का एलोकेशन करेंगे, वो कई बार क्या होता है, उस पर बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, और उस पर राज्य सरकारें शिकायत भी करती हैं। क्या आप तो भारत सरकार में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं सर, ये जो एलोकेशन का तरीका होता है, जरा सरल भाषा में बताइए कि सरकार किस तरह से इसको प्रेडिक्ट करती है और किस तरह से एलोकेट करती है, और आखिर में क्या मुश्किलें आती हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता? पहली बात तो ये है कि सरकार एक लक्ष्य बजट के भाषण में अपना बताती है कि ये हमारा उद्देश्य है, ये लक्ष्य है, और उसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत की घोषणा करती है। वो बहुत स्पष्ट ढंग में नहीं कहती है कि ये जो बड़ा लक्ष्य है ये 3 साल में पूरा होगा, 5 साल में होगा, और उसका जो पूरे पैसे का उन्होंने घोषणा की है वो आगे कैसे खर्च होगा। उसके पीछे एक मूल कारण ये है कि जैसे कोई नई योजना का कार्यान्वयन शुरू होता है, गति बढ़ती है, तब हर साल एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वर्ष और अगले वर्ष में क्या खर्च होगा। लेकिन बजट में उसी उद्देश्य के लिए जो इस साल के बजटीय प्रावधान है वो इंगित होते हैं। तो कोई भी आप लाइन आइटम ले लें तो उसमें बजट में प्राविधान होगा कि इस योजना के लिए इतना पैसा है। तो इसको समझने का तरीका ये है कि इस वर्ष इतना धन उपलब्ध कराया गया है, और आगे वाले वर्षों में जैसे क्रियान्वयन की गति बढ़ेगी उसका एक रियलिस्टिक अनुमान बनेगा, उस आधार से पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। और ये माना जाता है कि जैसे भी विकास की गति बढ़ रही है और बढ़ेगी, तो जो टैक्स की इनकम है सरकार की वो भी बढ़ेगी। तो इसलिए जो साधन उपलब्ध होंगे सरकार के पास अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए वो बढ़ते रहेंगे। तो जैसे जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर 1% और बढ़ जाता है तो टैक्सों की आमदनी 1.5% बढ़ती है। तो अगर हमारा ग्रोथ रेट 6 से 8% बढ़ा तो वो 2% है, लेकिन 3% टैक्स की इनकम बढ़ेगी। और अगर उत्पादन में हमारे यहाँ सफलता मिलती है, खास करके औद्योगिक क्षेत्र में, तो फिर टैक्स इनकम और मिल जाती है। तो इसको उस ढंग से समझना चाहिए। अब जब इसका रिव्यू करने का समय हो तो वो तो ये है कि हम 2-3 साल बाद किसी बड़ी योजना को देखें कि भाई हमारा उद्देश्य क्या था, क्या काम हो पाया है, कितना हम खर्च कर पाए हैं, और वो अगर समीक्षा होगी तो स्वाभाविक है कहीं सफलता बहुत अच्छी दिखाई देगी। आप जिस विभाग में रहे हैं वहां पर भी एक स्कीम की घोषणा की गई कि सूर्या योजना के तहत 1 करोड़ जो रोशनी करने के लिए लाइटें लगाई जाएंगी, 1 करोड़ घरों को जगमगाया जाएगा। ये बजट में प्रावधान किया गया है।
तो जितना बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है, जो अनाउंसमेंट है, क्या आपको लगता है कि एक साल या अगले बजट के आने से पहले इसको पूरा करना इतना आसान होगा? क्योंकि ये समझने के लिए ज़रूरी होता है कि जो सरकार बजट में अपने प्रोविज़न करती है वो कितना हकीकत में उतर पाता है, और इसी से जनता समझने की कोशिश करती है कि जो बातें कही जाती हैं वो कितनी प्रभावी तरीके से कही जा रही हैं। ये जो योजना है ये तो मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ रफ्तार से इसका क्रियान्वयन हो जाएगा, क्योंकि बजट स्पीच में उन्होंने कहा है कि इतने हमें रजिस्ट्रेशन मिले हैं और इतने लोगों की दरखास्तें मिली हैं, तो उससे तो विश्वास बन जाता है कि लोगों में इस योजना के प्रति एक इच्छा है कि जल्दी से जल्दी उनको इसका लाभ मिल जाए। और लाभ बहुत है, क्योंकि 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त में मिलेगी, और उसका जो खर्चा है वो कुछ आपको अनुदान में मिलेगा, कुछ ऋण से मिलेगा, लेकिन आपको पहले ही महीने से थोड़ा लाभ मिलने लगेगा। सर, लगता है कि जिस तरह की तस्वीर दिख रही है उससे साफ पता चल रहा है कि बहुत भले ही लोक लुभावन बजट ना हो, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिससे वो संतोष कर सके, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, कृषि का क्षेत्र हो, जो युवाओं के लिए योजनाएं हैं, या फिर आगे फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, चाहे देश को विकसित देश बनाने की बात हो। तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि जो बजट दिया गया है उस बजट में जो बातें कही गई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो सकें। और जो आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े इस विशेष चर्चा के लिए, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बजट से जुड़ी हुई तमाम जो असर बाद में दिखेंगे, इससे जुड़ी हुई तमाम और जो बातें होंगी वो भी हम आगे आपको बताते रहेंगे। और तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और